तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन अभी तक अर्थ के मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कुछ एक डेरिवेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो अभी तक उसके अंदर अपन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था और 2 डेरिवेशन थे जिसके अंदर अपन ने बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के इक्वल किया था। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने पढ़ा था उसका एग्जिस्टेंस, मतलब वो कैसे एग्जिस्ट करता है, दूसरे उसके मतलब सोर्सेज, तीसरा अपने पास में आता उसका कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप, एंड चौथा था अपने पास में चेंजेस जो प्लेस टू प्लेस था एंड टाइम चेंजेस थे। आज अपने को पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब अपने को एक तरीके से ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसी 2 सब्सटेंस को कंपेयर करने की। अब कंपेयर मैग्नेटाइजेशन के तौर पे कैसे करना है, जैसे मेरे पास में ये 2 चीज़ें हैं, अपन मान लेते हैं एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर इसको नहीं करके इसको हटा देते हैं, ये एक मार्कर है और ये एक कैप है। अपन अपने को इसको क्या करना है, कंपेयर करना है एज अ मैग्नेटाइजेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ये 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ, अपने को वो चीज़ चेक करना है। तो आप बोलोगे ये 20 बना रहा है, तो अपन ने पिछले चैप्टर के हिसाब से जो ज़्यादा लाइंस बना रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, ज़्यादा, तो ये मैग्नेटाइज ज़्यादा हुआ। लेकिन कंडीशन इसके अंदर कि आपने इन दोनों को कंपेयर किस चीज़ से किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करने से क्या सही हो जाता है, तो वो चीज़ वहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सेम टू सेम अपन 9th क्लास में 10th क्लास में ऐसे में अपन करके आए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 2 चीज़ें हैं अपने पास में, जैसे 1 किलो मैंने लोहा लिया और 1 किलो मैंने रुई लिया, तो मैं उस चीज़ को कैसे कंपेयर करूँगा कि कौन मेरे पास में भारी है और कौन मेरे पास में हल्का है, या उन दोनों को वेट बाय मैं कैसे कंपेयर करूँगा। तो उसके लिए अपन यूज़ करते थे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। सेम टू सेम यहाँ पे अगर मैग्नेटाइजेशन मेरे को निकालना है तो समथिंग मतलब उसका एक प्रॉपर्टी अपॉन वॉल्यूम करना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अपन चेक करेंगे कि उसका मैग्नेटाइजेशन कैसा है। अब अपने यहाँ पे चार्ज बॉडीज होता है, तो चार्ज बॉडीज़ के पास में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे अपन उससे कंपेयर करें, तो उनके पास में होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक नेट डाइपोल मोमेंट अपन निकालेंगे और अपॉन में अपन उसके क्या लगा देंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, तो वो मेरे को क्या देगा, मैग्नेटाइजेशन। तो अब अपन एक कैप का और एक मार्कर का अलग अलग अपन निकालेंगे तो अपने को पता चलेगा जो ज़्यादा आएगा उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो ये अपने को अपन ऐसे लिखते हैं एम नेट अपॉन वॉल्यूम, और इसको लिखते हैं ये कैपिटल एम। तो अपने को ऐसे ही इसको क्या करना है, याद रखना है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। तो इसी फार्मूले से कुछ एक और चीज़ें भी होती है, तो इसी से ही अपन ने क्या है, नया चीज़ बनाया है कि लेट किया अपन ने कंसीडर अ सोलेनॉइड। अपन ने क्या किया, सोलेनॉइड को कंसीडर किया है ऑफ n टर्न्स। उसके कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, एंड हैविंग करंट I। उसके पास में करंट क्या चल रहा है, I चल रहा है। तो अपने पास में देन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब आप बोलो कि ये कौन सा वर्ड है, तो ध्यान रखना सारे के सारे मैग्नेट के वर्ड से ही आएगा। जैसे ये मैग्नेटाइजेशन था, मतलब कुछ चीज़ देने से वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मतलब अपन कितना दे रहे हैं जिसकी वजह से वो कुछ होएगा। तो ये गिवन वाला है, ये टेकन वाला है, ये जो बनेगा वो है ये गिवन वाला। अपन ने दिया कितना है, तो इसके पास में करंट अपन ने कितना दिया था, I, एंड उसके पास में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n। ये मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो अपन ने लिखा है उसके अंदर B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट करने से मेरे पास में क्या आ जाता है, n इंटू I, मेरे पास में मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाता है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, उसे लिखते हैं, ये अपन लिखते हैं B, यहाँ पे अपन लिखेंगे B नॉट। वो अपने पास में क्या होता है, म्यू नॉट n I, एंड इसको ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ये क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, म्यू नॉट H। तो ये मेरे पास में किसके लिए निकला है, फ्री स्पेस के लिए निकला है। ये फ्री स्पेस के लिए मेरे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया है।
तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, नाउ insert a material inside a solenoid। मैंने सोलेनॉइड के बीच में मैंने क्या डाल दिया है, एक मटेरियल डाल दिया है। मटेरियल डाल देने से क्या हो जाएगा, वो एक अपना मैग्नेटाइजिंग बताएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड बाय मटेरियल, मटेरियल भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो उसको अपन ने लिख दिया BM, इसको लिख दिया म्यू नॉट, और जो उसका मैग्नेटाइजेशन होएगा, मतलब यहाँ पे अपने पास में उसने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपन ने क्या लिखा H, तो उसके पास में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपन ने लिख दिया M। ठीक है, ये मेरे पास में दो चीज़ें आ गई। ये मेरे पास में फ्री स्पेस जब बीच में मटेरियल नहीं डाल रखा था, जैसे ही मैंने मटेरियल डाला तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, जिसको अपन ने ऐसे लिखा है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में क्या बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो B = B नॉट प्लस BM, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते तो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट कैपिटल M, म्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस M = B, अपने पास में ये बन जाता है। अपन इससे क्या कर सकते हैं, H का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H = B अपॉन म्यू नॉट, ये मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में, M प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस में, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड तुम्हारे पास में ऐसे निकल जाएगा। अब इसको निकालने का ज़रूरत क्या रहा, देखो NI से भी अपन निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या ज़रूरत पड़ा वो सबसे लास्ट में अपने को पता चल जाएगा। तो अपन यहाँ तक अपन इसको पहुँचे। अब लेट नहीं करते, इफ़ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is applied on a material, then a magnetization M is developed in material। अब ये क्या चीज़ बोल रहा है, तो इसके अंदर देखो, जैसे मेरे पास में ये एक मैग्नेट है और ये नॉन मैग्नेट है, मतलब इस पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पास में लेके आके इसके रब करके मैं बार बार 5 बार 10 बार 100 बार हर बार में इसको रब करके क्या है दूर लेके दे जाऊँगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये भी थोड़ा सा क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसे रब कर करके मैंने इसको क्या दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है। जैसे जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड देता हूँ, एक टाइम के बाद में उसके पास में क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन पैरो, मतलब ये भी मैग्नेट एक तरीके से बन जाता है। तो H देने से मेरे पास में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, H के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और H अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो ये मेरे पास में ये चीज़ बन जाता है, जहाँ पे ये x0 क्या है, कांस्टेंट ही है, और इस कांस्टेंट का नाम अपन ने क्या दिया है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसे कैसे, अपन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी था, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब ये मटेरियल कैसा होएगा, जैसे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऐसा थोड़ा सा केमिस्ट्री में आएगा या फिर आप पढ़ चुके हो, सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगा, बस थोड़े से अलग तरीके से आएगा। तो ये ससेप्टिबिलिटी के क्या है बारे में है कि अगर मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बराबर हो, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, तो x0 आता है, उस x0 को अपन ने क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको ध्यान से लिखना, ये तरीका अलग है थोड़ा सा, यूँ नहीं कि आप इसको x लिख के इधर नॉट दे दो, ऐसा नहीं है, ये इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, इसको अलग ही सिंबल बनाया गया, तो अपन उसी से इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इस फार्मूले को अपन नंबर दे देते हैं 3। तो फ्रॉम थर्ड B = म्यू नॉट H प्लस M का वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास में x0 H कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस
एक्स नॉट। तो ये भी एक अपने पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं। एच की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था, ये भी मेरे पास में क्या है, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी। ये म्यू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को ये क्या माना है, म्यू आर। म्यू आर मेरे पास में क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो म्यू आर को अपना पास में फॉर्मूला आता है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो अपना ये फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो म्यू नॉट एन आई, ये अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, या फिर अपन म्यू नॉट म्यू आर। देखो अपने पास में म्यू आर इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आया है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट और म्यू आर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में म्यू एम बन जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू एम एन आई। यहाँ पे अपन कर देते हैं, सिंस म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। तो ये मेरे पास बन जाएगा, एंड अपन इसको शॉर्ट में करें तो म्यू एम एच बन जाता है। तो इस चीज़ से मेरे को क्या पता चलता है, इस चीज़ से मेरे को ये पता चलता है कि अगर मेरे पास में सोलेनॉइड में मैंने मटेरियल को फिट किया है, इंसर्ट किया है, तो उससे मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, उसका परमिबिलिटी जो क्वेश्चन में गिवन होएगा, और मेरे को सिर्फ एच निकालना है। बीच में जो भी चीज़ आई है, ये एम आया है, म्यू नॉट आया है, उसका मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरे को फ़र्क नहीं है कि मैं उस चीज़ को यूज़ करूँ या ना करूँ। मेरे को सिर्फ म्यू एम चाहिए और एच चाहिए, वो निकालो, मेरे पास में टोटल सोलेनॉइड का फील्ड आ जाएगा। अदरवाइजली अपने को पता है बी इज इक्वल टू अपने को क्या करना पड़ता था, म्यू नॉट एन आई, अपने को ये पूरा पुट करना पड़ता था। अब उसके अंदर कुछ पुट नहीं करना, अपने को सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए, म्यू एम की वैल्यू चाहिए, एंड मैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो ये तो थी चीज़ क्या है, मैग्नेटाइजेशन के बारे में। अभी अपन ने एक नया चीज़ अपन ने निकाला, ये 1 प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। तो एक्स नॉट अपने पास में क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1। तो अपने को ये पता है म्यू आर 1 से छोटा भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है, और 1 भी होता है। मतलब मेरे पास में एक्स नॉट जो है वो नेगेटिव भी जाएगा, और एक्स नॉट जो है वो पॉजिटिव भी जाएगा। तो नेगेटिव भी जा रहा है और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ये मटेरियल के लिए होता है डायामैग्नेटिक। अब अभी अपन पढ़ेंगे कि डायामैग्नेटिक क्या होता है, और पॉजिटिव किसके लिए होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए होता है। वैसे ये पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिक के लिए भी होता है, लेकिन अपने को उसी से ही याद रखना है कि नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक, पॉजिटिव होता है पैरामैग्नेटिक। अब इसके साथ में अपन क्या है, इसके डिफरेंस पे चलते हैं। तो ये है डिफरेंसेस अपने पास में तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के। तो सबसे पहले अपन मैग्नेटिक मटेरियल में देखते हैं। देखो डायामैग्नेटिक में लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मतलब ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच जो अपन उसको देते हैं, तो ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है। अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के हिसाब से ये क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। सेम टू सेम पैरामैग्नेटिक क्या करता है, फीबली अट्रैक्ट, मतलब इतना ज़्यादा भी अट्रैक्ट नहीं करता, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। मतलब करता ही अगर देखो अट्रैक्ट है तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में अपन ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है ये सेम डायरेक्शन में ही क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और फेरोमैग्नेटिक भी क्या कर देता है, सेम ही कर देता है। बस फ़र्क तीनों में इतना है कि अगर डायामैग्नेटिक को मैंने 100 मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना देता है, 20। मतलब अगर इसको कह सकते हैं कि अपन ने इसको 100 दिया तो ये -20 बनाता है। सेम टू सेम पैरामैग्नेटिक को भी अपन ने 100 दिया तो ये सेम डायरेक्शन में 20 बना देता है, मतलब प्लस में अपने पास में 20 बना देता है। और अगर अपन फेरो को 100 देते हैं तो ये सेम टू सेम क्या करता है, सेम ही डायरेक्शन में 80 बना देता है। इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। कि डाया जो होता है वो अपने पास में क्या होता है कि अगर मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब अभी तक अपन समझ चुके हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है जो अपन दे रहे हैं। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डायामैग्नेटिक अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना देता है।
पैरा अपने पास में क्या करता है कि इधर ये एच जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में अपने पास में कौन बनाता है, बी। और फेरो भी क्या बनाता है, सेम डायरेक्शन में ही। ये एच इधर जा रहा है तो बी भी क्या जा रहा है, इधर जाता है। बस ये अपने को फीबली रिपेल करता है, ये फीबली बोले तो बहुत ही कम, ये अट्रैक्ट करता है। और ये मेरे पास में फीबली नहीं होके ये मेरे पास में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो अपने को बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है, ये इस चीज़ को क्या करता है, रिपेल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में अपने पास में यही देखना है कि एच जिस डायरेक्शन में, बी क्या होएगा उसके उल्टी डायरेक्शन में। तो इसी के हिसाब से ये रिपल्शन होता है और ये उल्टी डायरेक्शन में मतलब रिपेल करता है। सेकेंड पॉइंट बड़ा ही ईजी है, इसके अंदर अपने को सिर्फ यही देखना है कि अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में देखूं तो उसके अंदर फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेट से दूर जाती है। क्यों? क्योंकि अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि वो रिपेल करता है, तो इसीलिए डायग्राम के हिसाब से अपने को दिख रहा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जा रही है। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा ही अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए कुछ लाइन मैग्नेट के अंदर से जा रही है। और फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम लाइन है उसमें अंदर से जाना चाहेगी। वो यही सोचेगा कि हर बारी सारी की सारी लाइन कहाँ से जाए, मैग्नेट के अंदर से जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो यही लैंग्वेज के तौर पे क्या है, इन तीनों पॉइंट्स में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में अपने पास में दिया हुआ है कि अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो क्या करता है, मूव करता है स्ट्रॉन्गर से वीकर में। और पैरामैग्नेटिक अपने पास में वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव करता है, और फेरो भी मेरे पास में वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव करता है। ये कैसे मूव करते हैं ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये जो मूव करता है, अगर मैंने इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया तो वो मूवमेंट करता है। तो देखो यहाँ से अपन ने क्या दिया है, एच दिया है। एच दिया है तो अपन इसका वैल्यू पुट करते थे। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट होएगा और वो 100 तक जा रहा है। और अपने को पता है डायमैग्नेटिक बी ऐसे बना रहा है, तो ये 100 है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास में कौन होएगा, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कौन होएगा, वीक। तो मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरह। सेम टू सेम इसके लिए भी देख लो, तो ये मेरे पास में वीक है और इधर मेरे पास में स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, और ये भी कहाँ जाएगा, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। नेक्स्ट है अपने पास में फोर्थ पॉइंट में अपने को लिखा हुआ है कि अगर डायमैग्नेटिक रॉड को मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊं तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर N2S है तो वो मेरे पास में ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है। और रिपेल करने के लिए जो अपने को डायरेक्शन दे रखी है उसकी 90 डिग्री पे अगर वो डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो वो रिपल्शन का कारण बन जाएगा। सेम टू सेम अगर पैरा पे जाए तो पैरा अट्रैक्ट करता था और फेरो भी अट्रैक्ट करता था। तो बस पैरा और फेरो में क्या है, दोनों अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में ही जाएंगे, परपेंडिकुलर में नहीं, क्योंकि इनको सपोर्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, इसीलिए ये पैरेलल में जाके खड़े हो जाएंगे। बस पैरा को थोड़ा सा टाइम लगेगा और फेरो क्या है, फटाफट उस लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आपको लिक्विड के बारे में दिया हुआ है कि अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड आ जाए या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक आ जाए तो वो मैग्नेट के साथ में कैसा बिहेवियर दिखाएगा। तो अपने पास में दो केस है, अगर मैं दो मैग्नेट को पास में रखूं तो लिक्विड कैसा बिहेवियर दिखाएगा, और अगर दो मैग्नेट को मैं दूर रखूं तो कैसा मैग्नेट दिखाएगा, बिहेवियर दिखाएगा। तो इसमें आपको डायमैग्नेटिक में आपको दिख रहा है कि अगर दो मैग्नेट को मैं पास में लेके आऊँ तो लिक्विड सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है। बीच में से उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा टर्न कर दिया तो वो सेंटर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं दोनों मैग्नेट को पास में लेके जाऊँ तो वो सेंटर से क्या है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। इसी का ही उल्टा अपने को पैरा और फेरो में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाया और पैरा में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डाया अपने को रिपेल करता है और फेरो अपने पास में अट्रैक्ट करता है। तो पैरामैग्नेटिक में अपने पास में अगर मैं मैग्नेट को पास में लेके जाऊं तो सेंटर दूर हो जाता है। सेम टू सेम अगर मैं डाया का देखूं तो उसमें दूर करने पे सेंटर से दूर जा रहा था, यहाँ पे मैग्नेट को पास में लेके आने पे सेंटर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। और अगर मैं मैग्नेट्स को क्या करूँ, दूर लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास में सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यही का यही फेरो में भी चलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को वही वाला फर्स्ट पॉइंट ही है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो रिपेल करता है। अब रिपेल करने के लिए अपने को क्या है, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो वो यही चीज़ बता रहा है कि अगर डायमैग्नेटिक को मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊँ तो ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है।
पैरामैग्नेटिक क्या होएगा, ये भी वीकली मैग्नेटाइज होएगा लेकिन सेम डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग फील्ड हो जाएगा। एंड फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा लेकिन सेम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सिर्फ डाया ही अपोज करता है, बाकी सारे दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए डाया अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन में होता है और फेरो और पैरा सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में होता है और ये भी सेम डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इजी है। देखो उसके अंदर अपने पास में क्या है कि अगर मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है तो वो अपने पास में एक डाइपोल मोमेंट भी बनाएगा। अब अपने को पता है डाया अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, पैरा और फेरो सेम डायरेक्शन में बनाते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होएगा, माइनस में होएगा और छोटा ही होएगा क्योंकि वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। इसीलिए पैरा भी अपने पास में सेम डायरेक्शन में होता है तो वो पॉजिटिव होएगा, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होने की वजह से स्मॉल पॉजिटिव होएगा। और फेरो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इसीलिए वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो ये 3 पॉइंट इसके ऐसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसने आई लिखा है, आप इसको एम भी लिख सकते हो, जो अपन ने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया है कि एम क्या होता है। तो वही चीज़ ही है, बस डायमैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसीलिए इसके पास में स्मॉल नेगेटिव है। पैरा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से स्मॉल पॉजिटिव, एंड फेरो भी सेम डायरेक्शन में लेकिन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लार्ज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास में परमेबिलिटी है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। डाया के लिए लेस देन 1 होता है, पैरा के लिए ग्रेटर देन 1 होता है और फेरो के लिए मोर देन 1 मतलब बहुत ज़्यादा, 1 से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ग्रेटर में ही चला जाता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब अपने पास में म्यू एक्स नॉट अपने को देखना, तो एक्स नॉट नेगेटिव डायरेक्शन मतलब हमेशा डाया के लिए नेगेटिव में जाएगा, लेकिन स्मॉल पैरा के लिए स्मॉल पॉजिटिव चला जाएगा और फेरो के लिए लार्ज पॉजिटिव चला जाएगा। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में तो बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, बाय द फॉर्मूला ले रखा है, लेकिन शॉर्ट में अपन इसका मतलब समझा तो यही चीज़ है। ये बोल रहा है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ का मतलब पहले समझ लेना चाहिए कि अपने को अगर टेम्परेचर चेंज करें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आता है या नहीं आता है, बस अपने को क्यूरीज लॉ इतना ही याद रखना है। तो डायमैग्नेटिक ओबे नहीं करता है, ओबे नहीं करता है मतलब उसकी प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होएगी अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ या कम करूँ, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। पैरामैग्नेटिक इसको ओबे करता है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करूं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, मतलब वो जैसे मैग्नेट की तरह काम कर रहा था वो बाद में काम करना बंद हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली होता है तो वो ऐसे आसानी से तो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को इन्होंने नाम दिया है क्यूरी पॉइंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर, वहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये सारे थे अपने पास में इनके डिफरेंसेस, और इसी के साथ में ये डिफरेंसेस आपको सारे के सारे याद रखने हैं। एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है और आपको 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अप्रोक्स लास्ट ही है। जो उसके बाद वाला टॉपिक है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा है 9th में 10th में, तो अपन इसके ऊपर है। देखो हिस्टेरिसिस लूप ये एक तरीके का लॉस है। अब ये लॉस किस में पाया जाता है, तो ये लॉस सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ही पाया जाता है। ये जो कर्व अपन ने देखा है ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के लिए ही अपने पास में लगता है, बाकी किसी के लिए नहीं लगता है। तो क्या चीज़ होता है, वाइल अब अपने को ये चीज़ पता है, अपन H देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी से बोलते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और फोर्स अपन इसको देते हैं, और B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बनता है। तो कैसे बनता है ये उसके ऊपर है। वो बोला वाइल मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज चेंज्ड, जब अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्या करते हैं या फोर्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आते हैं वो अपन ने इस कर्व के थ्रू बताया है। तो क्या करते हैं, देखो एज अ लाइन डेमोन्स्ट्रेट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलो कि स्टार्ट 0 से होना चाहिए, ये यहाँ से क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला अपन जितना भी चीज़ देते हैं वो एक ही बार में सारा का सारा वो नहीं खा जाता है। जैसे अपन एज एन एग्जांपल अपन फ़ैन का ही लेते हैं, जैसे ही अपन फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं फ़ैन एक ही बार में स्टार्ट नहीं होता, पहले वो धीरे 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 फिर घूमेगा और एट लास्ट अपनी हाई स्पीड पे आएगा। तो सेम टू सेम अपन ने 0 से देना स्टार्ट हुआ, वो धीरे 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 करके, अब ये मान सकते हो कि ये कर
एकदम ऐसा है, तो लेकिन वो ज़ीरो के पास में ही है, अपन ने वो वाला नहीं माना। तो एक टाइम के बाद में वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या है बनाना स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग में आप देते जाओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक टाइम के बाद में ही वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या है बढ़ाता है, और वो ऐसे ही कर्व में जाता है। तो जैसे जैसे मैंने करंट को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बढ़ गया। एट पॉइंट ए, ये रहा एट पॉइंट ए, ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड। अब आपके पास में ये नया वर्ड है डोमेन्स, ठीक है। तो डोमेन्स मतलब क्या है कि अपने पास में एक एटम है, उस एटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शेल्स होते हैं, उस शेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने H दिया और B भी क्या बन जाता है H बन B, मतलब B बन जाता है। तो अभी मैंने डिफरेंस में बताया कि अगर H मैंने 100 दिया तो B मेरे पास में कितना वो बनाएगा 80, मतलब ज़्यादा बनाएगा। ज़्यादा बनाने से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली कंडीशन में भी ऐसे घूम रहे थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं अलाइन, मतलब एक ही लाइन में सेट हो जाते हैं। तो एक ही लाइन में सेट हो जाना, उसी को ये एक एक शेल को क्या बोला जाता है डोमेन्स बोला जाता है। तो वो सारे के सारे डोमेन क्या हो जाते हैं एक ही लाइन में अटैच हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड एंड एडिशनल इंक्रीज इन H। अब आगे मैं H को बढ़ाऊँ तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता है, जिस पॉइंट को ये क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन वहाँ पे, अब भले H को कितना ही बढ़ाओ ये B हमेशा क्या रहेगा फिक्स्ड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो उसे बोला गया ये इन्होंने पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। अब अपन थोड़ा सा उल्टा करते हैं, वो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है तो अपन कम करते हैं। तो व्हेन H इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, अपन ने H को क्या किया ज़ीरो किया। तो ज़ीरो करने पे ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाते हैं, आना चाहिए था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मतलब उसके पास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच गया। तो व्हेन H इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो कर्व विल मूव फ्रॉम A टू B, तो ये A टू B पे आया। एट दिस पॉइंट सम मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन इन द मटेरियल, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड उसी के पास में रह जाता है। इवन H इज़ ज़ीरो, H को ज़ीरो कर दिया फिर भी वो रह जाता है। एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ B एट H इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वैल्यू ऑफ B ये रही जहाँ पे H को मैंने क्या कर दिया ज़ीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं रिटेंटिविटी। उसके पास में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बच गया, तो वो बोलता है रिटेंटिविटी या फिर रिमेंस। तो ये इस पार्ट को ये क्या बोला जाता है रिटेंटिविटी बोला जाता है, ठीक है। अभी बताया जाएगा कि अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा होता है या कम होता है तो कौन सा मैग्नेट होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इस थ्योरी को देखते हैं। तो H इज़ रिवर्स्ड, अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दूसरी डायरेक्शन में मैंने H को रिवर्स किया। तो कर्व C पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ बिन रिड्यूस टू ज़ीरो। ये भी यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो चुका है ज़ीरो हो चुका है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया था उसको ज़ीरो करने के लिए जो मैंने फोर्स लगाया उस फोर्स को मैंने नाम क्या दिया कोरेसिव फोर्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं कोरेसिविटी ऑफ द मटीरियल, जिससे जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या जो बचा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको मैं क्या करके लेके आया ज़ीरो लेके आया। और इसका मतलब अपन बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ H एट B इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे H की क्या वैल्यू है जहाँ पे B की वैल्यू मैंने क्या कर दी ज़ीरो कर दी, तो वो भी मेरी क्या कहलाती है कोरेसिविटी कहलाती है। अब भाई H को इंक्रीज़ किया लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक विल अगेन बिकम्स मैग्नेटिकली सेचुरेटेड, तो यहाँ पे आके वो फिर से क्या हो जाता है सेचुरेटेड। फिर अपन उसको अदर डायरेक्शन में वापस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेचुरेटेड किसे दूसरी डायरेक्शन, पहले उधर हुआ था अब दूसरी डायरेक्शन में हुआ है। तो ये पॉइंट D आ गया यहाँ पे। फिर रिड्यूसिंग H टू ज़ीरो, अब यहाँ से रिड्यूस किया H को ज़ीरो तो ये पहुँचा E पे, तो मैं मटीरियल विल एज रिड्यूसिंग H टू ज़ीरो brings the curve at E and it will have a level of residual magnetism in other direction। जो यहाँ पे अपने पास में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचेगा यही का यही उल्टी डायरेक्शन में अपने पास में बचा है। एंड इंक्रीजिंग H इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अब जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ब्रिंग B इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ये अपने पास में B इज इक्वल टू क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है और पॉइंट F पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही ये कर्व क्या है चलता रहता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कर्व डिडंट रिटर्न टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे कभी नहीं पहुंचता है। ओरिजिन पे इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि सम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिमूव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ये इसके हिसाब से क्या है कि ओरिजिन पे पहुंचता ही नहीं है, अदरवाइज ये पहुंच जाता। तो इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्या है नोट्स के तौर पे उसी के साथ में अभी आपको आगे बता रहा हूँ, आप उसको भी नोट डाउन करें। ये पूरा का पूरा एक थ्योरी है,
तो इसको पूरा का पूरा याद रखना विद द कर्व विद द वैल्यूज़। इसके क्वेश्चन जो होते हैं ये यही है कि इस कर्व को बोला जाता है हिस्टेरिसिस कर्व या हिस्टेरिसिस लूप, एंड इसका एरिया जो कहला जाता है वो हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। तो याद रखना जिसका एरिया छोटा देखने से ही पता चलेगा कि जिसका एरिया छोटा उसका लॉस भी क्या होएगा कम, जिसका एरिया बड़ा उसका लॉस क्या होएगा ज़्यादा। एंड इसी कर्व से रिटेंटिविटी वगैरह की चेक कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।